आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिसने शायद इंसानियत का सबसे बुरा दौर अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो खुद को धरती का सबसे खुश इंसान कहते थे। इतनी पीड़ा झेलने के बाद कोई इतनी गहरी खुशी तक कैसे पहुंच सकता वो है? हाँ, हमारे सामने एडी जाकू की आत्मकथा द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ के कुछ हिस्से हैं जो उन्होंने 100 साल की उम्र में दुनिया के साथ साझा की। और यह सिर्फ दर्द और यातना की कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, दोस्ती और सबसे बढ़कर खुशी को चुनने की ताकत की कहानी है। उनकी पूरी किताब का सार शायद एक ही लाइन में है, जो वो कहते हैं, जीवन सुंदर हो सकता है अगर आप उसे सुंदर बनाएं। ये आप पर निर्भर है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जर्मनी के लाइप्जिग शहर में। एडी जाकू, जिनका असली नाम अब्राहम जैकुबोविच था, खुद को हमेशा पहले एक जर्मन मानते थे और उसके बाद एक यहूदी। उनका परिवार जर्मनी पर, मतलब उसकी संस्कृति पर, उसके संगीत पर बहुत गर्व करता था। उनका बचपन वाकई में बहुत सुनहरा था। लेकिन उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही एक ऐसी सीख दी थी जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनी। हर शुक्रवार वो सिनेगॉग में जरूरतमंद यहूदी परिवारों के लिए अतिरिक्त रोटियां, जिसे चाला कहते हैं, हाँ चाला, वो लेकर जाते थे। और वो एडी से कहते थे, याद रखना, देने में लेने से ज्यादा खुशी है। जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, दोस्त, परिवार, दया, वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये कितनी गहरी बात है जो आगे चलकर उनकी जिंदगी में सच साबित हुई। लेकिन 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो सब कुछ बदलने लगा। हाँ, वो जो यहूदी विरोधी नफरत थी वो हवा में घुलने लगी। और एक दिन एडी को उनके स्कूल से निकाल दिया गया। कोई वजह नहीं सिवाय इसके कि वो एक यहूदी थे। एक बच्चे के लिए ये सोचना भी कितना मुश्किल होगा कि जिस देश को वो अपना घर मानता है, वही देश उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। यहीं पर उनके पिता की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने हार नहीं मानी। और मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि उस उथल-पुथल के माहौल में भी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने एडी के लिए नकली कागजात बनवाए, उन्हें वॉल्टर श्लीफ का नया नाम दिया और घर से 500 किलोमीटर दूर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया। और एडी ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर अकेले रहते हुए 5 साल तक पढ़ाई की और अपनी क्लास के सबसे बेहतरीन छात्र बने। लेकिन जिस दिन उन्हें पुरस्कार मिला वो मंच पर रो पड़े। एक तरफ उनकी मेहनत का सबसे बड़ा फल और दूसरी तरफ गहरा दुख इस बात का कि उस खुशी को बांटने के लिए उनका परिवार वहां नहीं था। उस एक पल ने उन्हें ये एहसास करा दिया कि कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि परिवार के बिना अधूरी है, बेमानी है। और विडंबना देखिए, परिवार के लिए यही प्यार उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में डालने वाला था। नवंबर 1938 में पढ़ाई पूरी करके एडी अपने माता पिता की 20वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें एक सरप्राइज देने घर लौट आए। अपनी किताब में वो इसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहते हैं, क्योंकि वो उस रात लौटे थे जिसे इतिहास में क्रिस्टल नाख्त के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टल नाख्त यानी टूटे हुए कांच की रात। ये जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक संगठित और भयानक हिंसा की रात थी, जब हजारों दुकानों, घरों और सिनेगॉग्स को तबाह कर दिया गया था। और एडी ठीक उसी नर्क के बीचों बीच पहुंच गए। उसी रात 10 नाजी सैनिक उनके घर में घुस आए। उन्होंने एडी को घंटों तक पीटा, उनके हाथ पर स्वस्तिक गोदने की कोशिश की और उनके प्यारे पालतू कुत्ते लूलू को उनकी आंखों के सामने मार डाला। ये पढ़ना ही इतना भयानक है। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं थी, मतलब ये उनकी आत्मा को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। और जो बात एडी को सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि ये सिर्फ सैनिक नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके अपने पड़ोसी, वो लोग जिनके साथ वो बड़े हुए थे, वो भी इस हिंसा में शामिल थे या फिर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। वो लिखते हैं, एक दिन हम दोस्त और पड़ोसी थे और अगले ही दिन हमें बताया गया कि हम कट्टर दुश्मन हैं। ये दिखाता है कि नफरत कैसे फैलती है। ये डर और कमजोरी का फायदा उठाती है। जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं तो बुराई को अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। उस रात के बाद एडी को गिरफ्तार कर लिया गया और बुकेनवाल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। बुकेनवाल्ड में हालात ऐसे थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैदियों को भूखा रखा जाता था, दिन रात काम कराया जाता, और छोटी छोटी बातों पर जानवरों की तरह पीटा जाता था। मौत वहां एक आम बात थी। और उसी माहौल में एडी ने जिंदा रहने का सबसे जरूरी सबक सीखा। उन्होंने तय किया कि वो भविष्य की चिंता में नहीं डूबेंगे। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाया, कल आएगा अगर तुम आज बच गए। एक समय में एक कदम। बस एक समय में एक कदम। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये जीने का एक तरीका था। आज का दिन निकालना है बस। और एक बार फिर उनके पिता की दूरदर्शिता काम आई।
उनकी शिक्षा ने उनकी जान बचाई। उनका एक पुराना परिचित जो अब नाजी गार्ड बन चुका था, उसने कैंप कमांडर को एडी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की काबिलियत के बारे में बताया। क्योंकि नाजियों को युद्ध के लिए कुशल टूल मेकर्स की जरूरत थी। ये दिखाता है कि वो सिस्टम कितना पाखंडी था। मतलब एक तरफ तो वे यहूदियों को इंसान भी नहीं समझते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने युद्ध को जिताने के लिए उनके हुनर की जरूरत थी। एडी के लिए उनका हुनर ही उनका हथियार बन गया। उन्हें एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चुन लिया गया। उनके पिता को उन्हें कैंप से फैक्ट्री ले जाने की इजाजत मिली, लेकिन फैक्ट्री जाने के बजाय वो सीधे बेल्जियम के बॉर्डर की तरफ भागे। भागते हुए वो अपने पिता से बिछड़ गए, लेकिन किस्मत से बाद में बेल्जियम में फिर मिल गए। और बेल्जियम में एक और चमत्कार हुआ। उनकी मुलाकात अपने बुकेनवाल्ड के दोस्त कर्ट हिशफील्ड से हुई, जो किसी तरह वहां से बच निकला था। एडी कहते हैं, एक अच्छा दोस्त ही मेरी पूरी दुनिया है। जरा सोचिए, उस वक्त जब आपका परिवार बिखर गया हो, आपका देश आपको दुश्मन मानता हो, तब एक दोस्त का मिलना कैसा लगा होगा। वो दोस्ती ही उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा जरिया बनी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। उन्हें अपनी मां का एक फोन कॉल आया, जो गेस्टापो की कैद में थी। एडी जर्मनी वापस आकर खुद को सरेंडर करने की सोच रहे थे, ताकि उनकी मां को छोड़ दिया जाए। लेकिन फोन पर उनकी मां चिल्लाई, वापस मत आना, ये एक जाल है, और लाइन कट गई। एडी अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाए। ये एक मां का अपने बेटे के लिए अंतिम बलिदान था। वाकई, वो जानती थी कि वो खुद नहीं बचेंगी, लेकिन वो चाहती थी कि उनका बेटा जिंदा रहे। एडी अपनी किताब में आज भी लोगों से कहते हैं, अगर आज मौका मिले तो घर जाकर अपनी माँ को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कुछ समय की आजादी के बाद एडी और उनके पूरे परिवार को आखिरकार पकड़ लिया गया और ट्रेन में भरकर ऑश्विट्ज भेज दिया गया। ऑश्विट्ज सिर्फ एक कंसंट्रेशन कैंप नहीं था, ये एक डेथ फैक्ट्री थी, जिसे खास तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। वहां स्टेशन पर पहुंचते ही कुछ ही सेकंडों में उन्हें उनके माता पिता से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। उन्हें बाद में पता चला कि उनके माता पिता को उसी दिन गैस चेंबर में मार दिया गया था। ऑश्विट्ज में जिंदा रहना सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये एक नैतिक लड़ाई भी थी। हाँ, भूख से मरते हुए भी एडी ने खुद से एक वादा किया, वो जिंदा रहने के लिए कभी किसी दूसरे कैदी की रोटी नहीं चुराएंगे। ये एक असाधारण संकल्प था। उनका गहरा विश्वास था, अगर तुम अपनी नैतिकता खो देते हो तो तुम खुद को खो देते हो। उस नर्क में जहां इंसान को जानवर बनाने की हर कोशिश की जा रही थी, अपनी इंसानियत को बचाए रखना ही सबसे बड़ी जीत थी। और वहां भी छोटी छोटी दयालुता के पलों ने उन्हें जिंदा रखा। हाँ, जैसे एक बार उनके पैर में गोली लगी तो डॉक्टर किंडरमैन नाम के एक कैदी डॉक्टर ने एक कागज खोलने वाले चाकू से उनके पैर का ऑपरेशन किया, क्योंकि कोई और औजार नहीं था। वो और उनके दोस्त कर्ट हर सुबह नहाने के लिए साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा आपस में बांटते थे, ताकि वे साफ रह सकें और बीमार न पड़ें। यहीं पर एडी का वो विचार सच साबित होता है, साझा दुख आधा दुख है। ये सिर्फ भावनाएं बांटना नहीं था, ये साबुन का एक टुकड़ा बांटना था, रोटी का एक कौर बांटना था। ये एक दूसरे को ये यकीन दिलाना था कि तुम अकेले नहीं हो। दोस्ती ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से जिंदा रखा। युद्ध के अंत में जब नाजी हार रहे थे, तो वे कैदियों को एक कैंप से दूसरे कैंप पैदल ले जा रहे थे, जिसे डेथ मार्च कहा जाता था। एडी उस मार्च से भाग निकले और महीनों तक जंगल में छिपे रहे। वो घोंगे और स्लग खाकर गुजारा करते रहे। जब अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें ढूंढा, तब वे हैजा और टाइफाइड से मरने की कगार पर थे। अस्पताल में उनकी हालत बहुत नाजुक थी। एक नर्स ने धीरे से उन्हें बताया कि उनके बचने की उम्मीद सिर्फ 35% है। उस पल में मौत के इतने करीब एडी ने खुद से एक वादा किया। वादा कि अगर वो बच गए तो वो अपनी बाकी जिंदगी हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो नफरत और दुख को अपनी बाकी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। और वो बच गए। युद्ध के बाद ब्रसेल्स में वाकई चमत्कार हुए। उन्हें पहले अपना जिगरी दोस्त कर्ट मिला, और फिर उनकी बहन हेनी। दोनों जिंदा थे। ये अविश्वसनीय था। और यही उनकी मुलाकात अपनी भविष्य की पत्नी फ्लोर से हुई। हाँ, और फ्लोर से मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। फ्लोर ने उस पीड़ित के पीछे छिपे इंसान को देखा। उन्होंने उस इंसान को देखा जो वो बन सकते थे। ये एडी के लिए एक तरह से इंसानियत में भरोसे की वापसी जैसा था। और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उनके बेटे माइकल का जन्म हुआ। वो लिखते हैं,
जब मैंने अपने बेटे को पहली बार अपनी बाहों में लिया, उस एक पल में मेरा दिल ठीक हो गया और मेरी सारी खुशियां लौट आईं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस नाजी विचारधारा ने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, उसी विचारधारा के खिलाफ एक नए जीवन को दुनिया में लाना उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनका परिवार फिर से शुरू हो रहा था। इसीलिए वो कहते हैं, प्यार दुनिया की सबसे अच्छी दवा है। एडी जाकू का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप मिल जाती है। ये एक विकल्प है, एक फैसला है जो हमें हर रोज करना पड़ता है। उन्होंने अपनी कहानी दर्द और बदले की भावना से नहीं, बल्कि उम्मीद और सीख के रूप में साझा करने का फैसला किया। उनका एक और गहरा विश्वास था, साझा दुख आधा दुख है, लेकिन साझा सुख दुगना सुख है। उन्होंने नफरत को अपने दिल में कभी जगह नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि नफरत एक बीमारी की तरह है जो दुश्मन को नष्ट करने से पहले पालने वाले को ही नष्ट कर देती है। एडी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना बाकी जीवन लोगों को, खासकर युवाओं को, दोस्ती और दयालुता का महत्व सिखाने में समर्पित कर दिया, ताकि जो उनके साथ हुआ वो फिर कभी किसी के साथ न हो।